अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। चलिए जनाब, आज के व्लॉग में जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जैसी है। आपको पता है कि बहुत सारे मौलाना हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन ज़ाहिर की है, कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल बयान दे दिया है या किसी पॉलिटिकल शख्सियत के बारे में कि जिसकी वजह से लोगों ने उनको बाइस्ड बना दिया। और उसमें अगर किसी का शुमार होता है तो वो हैं जी मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील के बारे में आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के दौर में जिस तरह से वो हाथ उठा के रब के हजूर गिड़गिड़ा के कहा करते थे कि मैंने आज तक इतना ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा जितने इमरान खान हैं, रियासत मदीना के अमीन साबित किया करते थे वो उनको। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिनके सपोर्टर्स हैं वो मौलाना तारिक जमील को काफ़ी नापसंद करते हैं और आए रोज़ उनकी कोई ना कोई हरकत पकड़ के उसके ऊपर तनकीद करते हैं। पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील जो हैं उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसकी वजह से बहुत सारी उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज बनती रहीं। फिर उसके बाद वो डॉक्टर नबीहा जो एक जाली डॉक्टर है उसका निकाह उन्होंने पढ़ा दिया। उसके बाद वो उनके घर में डांस करती रही, वहाँ पे गाने गाते रही। लोगों ने उस वक्त भी मौलाना तारिक जमील को तनकीद का निशाना बनाया। अब की बार मौलाना तारिक जमील एक मरतबा फिर से सुर्खियों के नज़र हो गए हैं और फिर से वायरल हो गए हैं और अब की बार फिर से उनके ऊपर नेगेटिविटी जो है वो उछाली जा रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि इस बार उनके साथ ये चीज़ जो की गई है ये मुनासिब नहीं है। हमेशा अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की है तो हम लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की है, लेकिन इस दफ़ा उनको बिला वजह एक कंट्रोवर्सी के अंदर जो है वो घसीटा जा रहा है। अब जो कंट्रोवर्सी मौलाना तारिक जमील के ऊपर एक मरतबा फिर से बनाई जा रही है वो ये बनाई जा रही है कि एक डॉक्टर साहब हैं, जी मैं उन्हीं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ जो छोटी आंख करके अक्सर एक लट फेंक के और बार बार अपने बालों को यूं यूं करते हैं, जिनको वायरल होने के लिए हर मर्तबा कोई ना कोई गंदा सवाल याद आ जाता है, जो हर थोड़े अरसे के बाद एक नया शोशा छोड़ देते हैं। वो डॉक्टर साहब जो हैं इस दफ़ा वो चले गए जी मौलाना तारिक जमील साहब के घर। क्योंकि अब वो खुद डॉक्टर हैं तो उन्होंने जाहिर बात है फिटनेस से रिलेटेड भी सवाल करना था। वैसे वो हमेशा फिटनेस से रिलेटेड सवाल नहीं करते, वो हमेशा उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि वो मौलाना तारिक जमील जो ऑलरेडी अपनी सर्जरी भी करवा चुके हैं, दिल के मरीज़ हैं, लेकिन शायद उनकी लाइफ का ये एस्पेक्ट किसी को पता ही नहीं था कि मौलाना साहब जो हैं वो एक बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करने वाले, योगा करने वाले इंसान हैं, यानी कि वो एक योगी भी हैं। अब ये डॉक्टर साहब उन्हें कहते हैं कि आप ना हमें ज़रा योगा करके दिखाएं ताकि आवाम को पता चले कि आप कितने ज़बरदस्त फिटनेस फ्रीक हैं। तो अब मौलाना तारिक जमील जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको ये बात पता ना हो कि मेरा क्लिप बनेगा और फिर ये वायरल हो जाएगा। ठीक है, मौलाना साहब ने कहा कि मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि आज तक हमारे मॉर्निंग शोज़ में भी जिन ख़वातीन ने एक्सरसाइज करके दिखाई है, ख़ासतौर पे योगा, तो आपको पता ही है कि उनके जो कपड़े होते हैं उसकी वजह से अक्सर वो सुर्खियों का शिकार बन जाती हैं। लोग जो हैं वो उन वीडियोस को वायरल कर देते हैं कि ये देखो खातून कैसी उल्टी सीधी होकर अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करती हुई एक्सरसाइज दिखा रही है, हालांकि बज़ाहिर बेशक उस खातून का मकसद आपको सिर्फ एक्सरसाइज दिखाना हो। बिल्कुल ऐसा ही मामला जो है वो तारिक जमील साहब के साथ पेश आया। उन्होंने फौरी तौर पे उल्टी सीधी आलतियाँ पालतियाँ मारना शुरू कर दी। अब अपनी तरफ से तो वो आपको ये दिखा रहे थे कि मेरी बॉडी में कितनी लचक है। उन्होंने अपनी एक टांग उठा के सीधी अपने मुंह के साथ मिला ली, जिसकी वजह से वो डॉक्टर साहब ने तो कहने पे मजबूर हो गए कि वाह वाह क्या ज़बरदस्त आपकी टांग है, आपकी टांग जो है वो सीधी मुंह तक पहुंच जाती है, मेरी टांग तो जो है वो आधी से भी ऊपर नहीं जाती। लेकिन उस चक्कर में ये जो डॉक्टर साहब थे, इन्होंने वहाँ पे कोई कैमरामैन, बल्कि कैमरामैन कहाँ होना है इनके साथ, कोई होगा इनकी वाइफ होंगी, कोई और होगा, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाया हुआ था। उसने मौलाना तारिक जमील साहब के वो एंगल शूट कर दिए जो कि एंगल लेने वाले भी नहीं थे। चलो अगर आपको नज़र आ ही रहा है कि एक बंदा बेचारा टांगे ऊपर करके लेटा हुआ है, तो आप उसके कम से कम ऑपोजिट साइड पे चले जाएं ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि ये कौन सा आसन कर रहे हैं और कम से कम उनकी वो चीज़ें भी दिखाई ना दें। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे आए, ऑब्वियसली आग की तरह भड़क उठे। अब इसके ऊपर जो है वो हर तरफ लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। खैर सोशल मीडिया पे तो ये होता ही रहता है। अब ऐसे में बीच में एंट्री मारी हिना परवेज़ भट्ट ने। अच्छा, इत्तेफाक मैं उनकी इस बात के साथ नहीं करती, जो हिना परवेज़ भट्ट ने कहा है मैं उसे कंडेम भी करती हूँ, उन्होंने गलत कहा है, लेकिन उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बट मेरा काम है जी खबर आपको देना। हिना परवेज़ भट्ट ने टॉन्ट करते हुए मौलाना तारिक जमील के बारे में कहा कि अल्लाह माफ़ करे हमारे उलमा को क्या हो गया है, क्या ये सब कुछ कैमरे के सामने करना ज़रूरी था, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैं बसद एहतराम जो हिना परवेज़ भट्ट हैं हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा काम करती हैं, अपनी पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी स्टाइलिश हैं, स्टाइल आइकन हैं, मैं उस लिहाज से उनकी तारीफ़ करती हूँ। लेकिन इस मामले में मैं उनके साथ इत्तेफाक इसलिए नहीं करती कि एक बुज़ुर्ग है,
बेशक उसकी उम्र ज़्यादा है, बेशक वो मौलाना है, लेकिन अगर वो एक फ़िटनेस फ्रीक है और उसकी बॉडी में इतनी लचक है और वो आपको दिखा रहा है कि मैं उम्र के इस हिस्से में आके भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो उनको मेरे ख्याल से इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़िटनेस फ्रीक हैं। अब अगर आपको तनकीद करनी ही है तो आप करें कैमरामैन के ऊपर, उस छोटी आंख वाले डॉक्टर के ऊपर जो वहाँ जाके उल्टे सीधे कैमरे के एंगल से उनको शूट कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो उनको रोक सकते थे कि भाई मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालना, या वो ये कह सकते थे कि भाई मुझे पहले वीडियो दिखाओ, उनको जो एंगल्स बुरे लगते हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई इसको ब्लर करो। तो इस मामले में ज़रूर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसी मौलाना को, चाहे कोई मौलाना हो कोई भी हो, अगर वो फिटनेस फ्रीक है तो उसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। उसके बाद हमारी एक एक्ट्रेस हैं जी, राबिया भट्ट ने लिखा कि तनकीद करते हुए हिना परवेज़ भट्ट के ऊपर कि आप क्यों ऐसा कह रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही कोई शख्स जिम के अंदर होता और वहाँ पे मगरबी लिबास पहन के या जिम वाला लिबास पहन के वो ये सब कुछ कर रहा होता तो शायद हम में से कोई उनके ऊपर एतराज़ भी ना करता, लेकिन क्योंकि वो हमारा कौमी लिबास पहन के, शलवार कमीज़ पहन के योगा कर रहे थे, तो दैट्स वाई आप उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने इस बात के ऊपर तनकीद की थी कि जिम की टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज होनी चाहिए मर्दों के लिए और औरतों के लिए। एक ही वक्त में औरतों को सामने जिम के अंदर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए आदमी देखते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनकी हालत ख़राब होती है। बराए मेहरबानी औरतों के लिए या तो पर्दे का इंतज़ाम किया जाए या जिम्स के अंदर उनकी टाइमिंग्स को चेंज कर दिया जाए। तो ये वही हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं जिन्होंने उस सहाफ़ी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा था कि आपका दिमाग गंदा है, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, औरतों की टाइमिंग्स क्यों चेंज हों, औरतें अगर आपके सामने उल्टे सीधे पजामे पहन के जो मर्जी करतब कर रही हैं, आपका दिमाग गंदा है कि आप ऐसी बात सोचते हैं। तो फिर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर आप ये कह सकती हैं कि मर्दों के सामने औरतें खुलेआम जैसी मर्जी ड्रेसिंग करके एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो मौलाना तारिक जमील भी कह सकते हैं कि मैं भी जैसी मर्जी हरकतें कर सकता हूँ। तो इस तरह ना करें बराए मेहरबानी। लेकिन इसमें जो रियल कल्प्रेट था, जो मुझे लगा, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो डॉक्टर साहब आएंगे, कभी समोसा लेके किसी के घर पहुंच जाते हैं, कभी ये किसी से जाके उल्टे सीधे सवाल करते हैं। इन्होंने एक डॉक्टर हैं, शिवाना डॉक्टर समथिंग करके उनका नाम है, उस डॉक्टर का इंटरव्यू किया और उससे इस कदर गलीज़ और गंदी बातें पूछी कि यकीन करें कि उसकी जगह अगर मैं होती तो वहाँ पे थप्पड़ मार के उठ जाती। लेकिन वो डॉक्टर को भी मैं कहूँगी कि सलाम है जी, वो हर गंदे सवाल का जवाब देती रही। फिर वो एक और डॉक्टर साहिबा हैं जो कि मर्दों की जो है ना इस तरह की गलीज़ बातें जो होती हैं उनके जवाबात देती हैं और अक्सर पॉडकास्ट का हिस्सा होती हैं। फिर इन्होंने उनको बुला लिया और अब एक की बार इन्होंने जाके मौलाना तारिक जमील को कह दिया कि जी आप मुझे उल्टा सीधा करतब करके दिखाएं। अब ये तो कैमरा जूम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या कुछ कैप्चर कर रहा है। खुद तो वो चले गए, अब मौलाना साहब के पीछे 15-20 दिन जो है ना वो लोग पड़े रहेंगे। पर आप लोग क्या सोचते हैं? मैं चलती हूँ अगली खबर पे। चलिए अब मैं अगली खबर आपको दे देती हूँ। अगली खबर भी आपने कहना है कि वाह ज़ुनैरा क्या मनहूस खबर तुमने हमें दी है, क्या पैड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ। बहरहाल खबर तो खबर होती है। खबर यह है कि अवाम से सिर्फ एक माह में 40 अरब रुपये से ज़ायद टैक्स वसूल किया गया है। सोचें, वो पाकिस्तानी कौम जिन्होंने कभी टैक्स दिया ही नहीं था, जो हमेशा टैक्स के ऊपर अपोज करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें टैक्स निज़ाम के अंदर इतना जकड़ा जा रहा है ना, और फिर उसके बदले में हमें जो सहूलियात मिल रही हैं वो अच्छे तरीके से आपको पता ही है। अब सरकारी जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक आपको बता रही हूँ कि जुलाई के दौरान, जो जुलाई लास्ट मंथ गुजरा है, उसमें FBR ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसका जो हदफ था वो 780 अरब रुपये था। लेकिन 780 अरब रुपए से भी ज़ायद टैक्स कलेक्शन की है FBR ने, जो कि बनता है 820 अरब रुपए। सोचें, अपने टैक्स के हदफ से भी आगे निकल गए हैं। और जुलाई जो 2026 है उसमें FBR की टैक्स कलेक्शन जो है वो 105% रिकॉर्ड की गई है। FBR ने 918 अरब रुपए अब तक टैक्स इकट्ठा कर लिया है, जिसमें 98 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो टैक्स रिफंड्स जो हैं वो अदा किए गए हैं। और इनकम टैक्स की मद में 323 अरब रुपए का जो हदफ था, उसमें जो नेट टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया है, जो उसकी कलेक्शन हुई है, वो हुई है जी 308 अरब रुपए। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टैक्स इकट्ठा करने में सबसे आगे है। और वैसे आप हालात देखें हमारे अवाम के, ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ कि बिजली के जो हमें बिल्स आते रहे हैं और जो हम अभी तक बिल्स पे कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है ना। मनहूस खबर, मेरे ख्याल से आज के ब्लॉग की सबसे मनहूस खबर यही थी।
اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ. اگلی خبر ملاحظہ فرمائیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا سے 1.3 ارب ڈالرز کی ری فائنینسنگ کے لیے باضابطہ درخواست دے دی ہے. پاکستان نے اسی طرح مانگ کے میرے خیال سے گزارا کر لینا اور کر بھی رہا ہے. بہرحال گزشتہ ماہ جو ہے وہ 2.2 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں جو ہیں وہ کر دی گئی تھیں، جس میں 1.3 ارب ڈالر چائنیز کمرشل قرض جو ہے وہ بھی پاکستان نے ان کو واپس کیا تھا. پاکستان نے اب چائنا سے 1.3 ارب ڈالر کی پھر سے ری فائنینسنگ جو ہے وہ جلد مکمل کرنے کی درخواست جو ہے وہ کر دی ہے. اور پاکستان نے آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ ماہ جولائی میں 2.2 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں جو ہیں وہ ان کو کی تھی، جس میں 1.3 ارب ڈالر جو ہے وہ چینی کمرشل قرض تھا. اس حوالے سے جو ہمارے وزارت خزانہ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی حکام کی چینی ری فائنینسنگ پروسیس جلد مکمل کرنے کے لیے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. آپ نے کبھی وہ والی بات سنی ہے وہ جو اکثر ہم سنتے تھے نا کہ اکثر ہمارے بچپن میں تو دیکھتی تھی آنٹیاں ہوتی تھیں وہ قرض مانگتی رہتی تھیں، پھر جو ڈیٹ کا وعدہ ہوتا تھا اس ڈیٹ کو آگے آگے کرتی تھیں، پھر فائنلی جب وہ لاسٹ لمٹ آتی تھی تو وہ آ کے ایک ہاتھ سے پیسے پکڑاتی تھیں، فرض کریں 2 روپے واپس کرتی تھی تو 5 روپے وہ پھر سے مانگ لیتی تھیں. تو یہ اس کے آگے میں نے کچھ نہیں بتانا، ڈیٹیل میرے پاس بہت 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 لمبی ہے، لیکن میں اپنا بلاگ جو ہے نا اس پوری ڈیٹیل میں ضائع نہیں کروں گی. چلتے ہیں اگلی خبر پہ. چلیں اتنی بری خبریں میں نے آپ کو سنائی ہیں نا، تو اچھی خبر بھی ہونی چاہیے. اچھی خبر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی سہولت جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی ہے، جس کے اکارڈنگلی لنڈن سے پنجاب کی پہلی ڈیجیٹل اراضی رجسٹری کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت اور اس کی جو ملکیت کی منتقلی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے فائل منتقل کرنا، آپ کے نام پہ رجسٹریز کروانا، اس عمل کو بیسکلی گورنمنٹ نے آپ کے لیے مزید شفاف اور آسان کر دیا ہے. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی بورڈ آف ریونیو پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کو جدید محفوظ اور سہل اراضی خدمت کی فراہمی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے. اب اس میں ہوگا کیا کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستان آئے بغیر جائیداد کی خرید و فروخت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، ان کی ملکیت جو ہے وہ اپنے نام پہ منتقل کرنے کے لیے آسان ہو جائے گی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے تھے کہ بھئی آپ ہمارے نام پہ یہ کروائیں، تو پھر ان کو خود آنا بھی پڑتا تھا. تو لنڈن کے اندر مقیم ایک پاکستانی شہری نے ضلع دینا پنجاب میں واقع اپنی اراضی پاکستان میں موجود جو خریداری کا نظام ہے اس کے تحت اپنے نام منتقل بھی کر لیا، یعنی کہ یہ سلسلہ اب شروع بھی ہو چکا ہے. اور اس عمل کے دوران جو ہے وہ فروخت کنندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیان سے محفوظ ڈیجیٹل لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا رجسٹری کا جو تمام قانونی عمل ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیابی سے مکمل کرتا ہے اور وہ اپنے نام پہ جو ہے وہ کروا لیتا ہے. تو اگلے ولاگ میں اگر آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی تو پھر میں آپ کو دے دوں گی. اور یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.